नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 35 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। एक नई सूचना दे दूं आप सबको दोस्तों कि अभी हमने नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन भी प्रारंभ किया है, जिसके तहत आप अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग फेवरेबल बना सकते हैं, जिससे कि बड़ी सफलता मिलने में आपको और ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ऐसा आमतौर पर सेलिब्रिटीज के बारे में आपने सुना होगा कि वो अपने नाम के कुछ लेटर्स को चेंज करवाते हैं, जिससे कि उन्हें सक्सेस मिलने में थोड़ी आसानी होती है। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण की वीडियो के ऊपर और इनके प्रश्नों को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। ये आईटी फील्ड में, आईटी टेक्नोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हैं। विवाह बताया इन्होंने, इनका जो विवाह है वो 2012 में हुआ था, मगर 3.5 वर्षों के बाद जो है विवाद के कारण, आपस में विवाद के कारण ये अलग हो गए अपनी पत्नी से। डिवोर्स का केस चल रहा है जो कि 2015 में इन्होंने दाखिल किया था, पर उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा, मतलब कि डिवोर्स अभी तक इन्हें मिला नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि ये सेटलमेंट या डिवोर्स कब तक फाइनलाइज हो जाएगा और इस समस्या का निवारण कब तक संभव है। जानना चाहते हैं कि दूसरी शादी कैसी रहेगी, बातचीत चल रही है, क्या मेरा विवाह, दूसरा जो विवाह है वो हो पाएगा और कितना उचित रहेगा दूसरा विवाह करना। पत्नी सुख कैसा है मेरी कुंडली में। इसके अलावा कहते हैं कि कुंडली के राजयोग एवं उनके परिणामों के बारे में बताएं और अभी राहु की दशा में बहुत परेशानी आई हुई है, समय कैसा है और आगे ये समय कैसा रहेगा। आगे मेरी जॉब कैसी रहेगी, संतान सुख मेरी कुंडली में कैसा है। कुंडली के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मुझे जानकारी दीजिए और साथ ही साथ उपाय को लेकर के कहा है कि किस ग्रह को स्ट्रांग करें और किन के उपाय करें जिससे कि जीवन में इनको लाभ दिख सके। चलिए बिना विलंब किए सीधे इनकी लग्न कुंडली के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारे समक्ष है दोस्तों। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला राशि इनके लग्न में आ रही है, तो ये जातक तुला लग्न के बनते हैं। चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है, तो ये कुंडली बन जाती है तुला लग्न की और सिंह राशि की। यहां पर देखा जाए 24 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा लेकिन 24 डिग्री का लग्न है, ठीक ठाक बल है लग्न के पास। लग्नेश बनते हैं शुक्र। अब देखिए, तुला लग्न वाले लोग जो हैं आमतौर पर जीवन में इन्हें सुख सुविधाओं की कामना होती है, वैसे तो सबको होती है, लेकिन चूंकि शुक्र का यह लग्न बनता है तो कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे लोग बैलेंस करके चलना जानते हैं, लेकिन सुख सुविधाओं के पीछे भी ये भागते हैं। जीवन में इन्हें सफलता चाहिए होती है और सबको ही चाहिए होती है, लेकिन इन्हें विशेष तौर पर जो मेटेरियलिस्टिक सुख है उसके पीछे ये ज्यादा भागते हैं, उनसे प्रभावित रहते हैं। लग्नेश को देखा, लग्नेश शुक्र जो है वो जाकर के सप्तम भाव में विराजमान है, अस्त का है, 16 डिग्री का जरूर है, 16 डिग्री का है, अस्त का है, तो दृष्टि का बल नहीं होगा। अदरवाइज यहां पर बैठा हुआ शुक्र जो लग्न को देखता है तो बहुत अच्छी स्थिति होती, लेकिन चूंकि शुक्र जो है अस्त के हो गए हैं इसलिए एक वीक पॉइंट बनता है। लग्न अस्त का हो गया है, ये एक वीक पॉइंट बनता है, इसको स्ट्रांग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लग्न के ऊपर वापस आते हैं। शनि और मंगल विराजमान है एक साथ, शनि और मंगल लग्न में ही विराजमान है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं और यदि आप सब मेरे रेगुलर जो है दर्शक हैं इस चैनल के ऊपर तो आपको पता होगा शनि और मंगल की युति के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि इनकी युति, इनकी परस्पर दृष्टि जो है व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्र में भेजती है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेजती है, टेक्निकल क्षेत्रों में भेजती है और सफलता दिलाती है। लग्न में ही शनि और मंगल बैठे हुए हैं, काफी हद तक जीवन में ये संघर्ष भी देते हैं। शनि और मंगल की युति संघर्ष देती है, क्यों देती है 1 मिनट में प्रूफ कर दूंगा। देखिए, शनि है डिले, मंगल है एनर्जी, आप एनर्जी लगा रहे हैं लेकिन डिले हो रहा है, इसी को तो कहते हैं संघर्ष। तो शनि और मंगल की युति संघर्ष भी देती है जीवन में, यदि स्थिति अच्छी है तो कम संघर्ष होगा लेकिन संघर्ष तो देती है और टेक्निकल फील्ड में अच्छी सक्सेस मिलता है। यहां पर देखा जाए शनि और मंगल एक साथ विराजमान है लग्न में। शनि यहां पर उच्च की राशि में जरूर है। इस कुंडली में शनि कौन है तो चतुर्थेश है, यानी कि सुखेश है और पंचमेश है, शिक्षा, संतान और सुख भाव का स्वामी ग्रह है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है लग्न में। यहां पर शश नामक महापुरुष योग बन जाता है। एक नजर में देखें तो यह स्थिति बहुत बढ़िया नजर आ रही है शनि की, लेकिन ध्यान से देखिए यहां पर मैंने आर लिखा यानी कि वक्री, वक्री यानी कि उल्टा, वक्री यानी कि उल्टा। इसका मतलब है कि जब भी कोई ग्रह उच्च की राशि में वक्री होता है वो नीच के समान फल देने लगता है। कई बार ये बात मैंने ये सूत्र बताया है आपको। यदि कोई नीच का ग्रह वक्री हो जाए तो वो अच्छा रिजल्ट देने लगते हैं, उच्च के समान रिजल्ट देने लगते हैं। उसी प्रकार यदि कोई ग्रह
उच्च का ग्रह वक्री हो जाए तो नीच के समान फल देने लगते हैं। कहीं ना कहीं जीवन के सुखों में ये कमी कर रहे हैं, क्योंकि सुख भाव का स्वामी ग्रह है, शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह है, शनि है, वैसे भी शनि डिले करता है, ऊपर से वक्री हो गए और परेशानी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी परेशानी और बढ़ा देंगे ये। तो यहां पर शनि का वक्री होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। यदि यहां पर शनि वक्री नहीं होते तो जबरदस्त स्थिति होती। लग्न में शश महापुरुष योग बन रहा था, ये आपको बहुत जीवन में तरक्की करवाता। बल बहुत है शनि के पास, बल में कोई कमी नहीं है, 18 डिग्री का शनि है, बलाबल पूरा है, लेकिन वक्री हो गए तो प्रभाव जो है यहां पर उल्टा हो गया। यहां पर देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर। साहस पराक्रम को तो बढ़ा देंगे, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, साहस पराक्रम को ये बढ़ा देंगे, बिजनेस की एबिलिटी भी आपको दे सकते हैं, लेकिन जितना लाभ देना चाहिए याद रखिएगा उतना ये लाभ अब शनि नहीं दे पाएगा। इस कुंडली में शनि की दृष्टि कुंडली के सप्तम स्थान के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि होगी, वैवाहिक जीवन में क्लेश और मतभेद की स्थिति और परेशानी खड़ी करेंगे। वैसे भी शनि विवाह भाव को देखता है तो विवाह में डिले कराता है, लेकिन यहां पर शनि देखें तो नीच की राशि को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से विवाह में ये परेशानी खड़ी करेंगे। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो कुंडली के दसम भाव के ऊपर जाएगी, चंद्रमा के घर को देखेंगे, करियर को लेकर के थोड़ी सी परेशानी ये दे सकते हैं, डिले की स्थिति या थोड़ी परेशानी वहां पर दे सकते हैं। याद रखिएगा मैंने कई वीडियोस में एक बार और बोला है कि शनि का वक्री होना बहुत बुरा नहीं है। शनि का वक्री होना बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि शनि डिले का कारक ग्रह है। शनि डिले का कारक ग्रह है, यदि वक्री हो गया तो वो कुछ हद तक अच्छा परिणाम देगा। और शनि जो है वो एक पापी ग्रह है, क्रूर और पापी ग्रह, इनका वक्री होना लाभदायक है। लेकिन इस कुंडली में शनि अति योग कारक है, और सबसे वीक पॉइंट ये बना कि ये उच्च की राशि में जाकर के वक्री हो गया, इस वजह से ये नीचता, इसके अंदर वही नीचता आ गई और नीच का प्रभाव ये देने लगे, ये मेजर वीक पॉइंट बना। तो यहां पर आपको शश महापुरुष योग का कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि शनि के रेमेडीज आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये शनि आज नहीं तो कल आपको लाभ पहुंचाना स्टार्ट कर देंगे। मंगल 27 डिग्री का मंगल है, यहां पर मृत अवस्था का ये मंगल है, ये भी वक्री होकर के बैठे हुए। मंगल इस कुंडली में कौन है? देखिए सप्तमेश है और साथ ही साथ धनेश है आपके। तो यहां पर दो मारक स्थान के स्वामी ग्रह है मंगल। मंगल इस कुंडली का मार्केश बनेगा। आप मांगलिक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मंगल लग्न में है तो आप मांगलिक हो गए, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आपने कुंडली मिलान करके ही विवाह किया होगा, अन्यथा जो परेशानी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। तो यहां पर देखा जाए मंगल जो है आपकी कुंडली के अनुसार मार्केश है, लग्न में आकर के विराजमान है। देखिए यहां पर पैतृक संपत्ति के भाव का स्वामी ग्रह, वाणी के भाव का स्वामी ग्रह मंगल प्रथम भाव में आकर के बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी वाणी में एक प्रकार से जो है उग्रता हो सकती है, वाणी में थोड़ी उग्रता दे सकते हैं। शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन लग्न में विराजमान है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आपका नेचर है, आपका नेचर थोड़ा सा ये गुस्से वाला बना सकता है। कौन? तो मंगल। मंगल यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी करवा सकता है। मंगल पेशेंस की कमी करवा सकता है आपके अंदर, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके अलावा यहां पर देखें मंगल सप्तमेश है, विवाह भाव का स्वामी ग्रह है, वो वक्री हो गया, तो विवाह के सुखों में ये कमी करेंगे, थोड़ा विवाह के सुखों में ये थोड़ी कमी करेंगे। हालांकि आपको एक बात और बता दूं मैं यहां पर कि यहां पर तात्कालिक मैत्री में नहीं है ये शुक्र के साथ, तो बहुत खराब रिजल्ट यहां पर मंगल आपको नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, जिस भाव का वो स्वामी ग्रह है उस भाव संबंधित जो लाभ है आपको वो नहीं दे पा रहे हैं, उस भाव संबंधित लाभ आपको ये नहीं दे पा रहे हैं। तो यहां पर मंगल का वक्री होना शनि के इतना खराब नहीं है। मैं दोबारा कह देता हूं, शनि के इतना मंगल का यहां पर वक्री होना खराब नहीं है, ये बस मांगलिक बनाता है आपको, दूसरा विवाह के सुखों में थोड़ी कमी कर देते हैं। मृत अवस्था के हैं, दृष्टि का बल बहुत कम हो जाएगा, इनका ना के बराबर होगा, लेकिन मान के चलिए बता दूं आपको, तो यहां पर चौथे भाव के ऊपर जो दृष्टि जाएगी, उच्च की दृष्टि जरूर जाएगी, लेकिन याद रखिए इस कुंडली में ये कारक नहीं है, तो सुखों में कोई बहुत जबरदस्त वृद्धि कर देंगे ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी वगैरह का ये सुख आपको दिलवा सकते हैं। मंगल की दृष्टि अपने स्थान के ऊपर पड़ेगी, सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, विवाह में ये विवाह को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, और मंगल की दृष्टि कुंडली के अष्टम स्थान के ऊपर पड़ेगी, तो ये चोट चपेट एक्सीडेंट का योग बना देगा। मेरी बात को दोबारा सुन लीजिए, मंगल मृत अवस्था के हैं, दृष्टि ना के बराबर होगी, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। दूसरे भाव के ऊपर चलते हैं, केतु बैठा हुआ है दूसरे भाव के ऊपर। केतु द्वितीय भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, क्या लाभ क्या नुकसान? देखिए केतु यहां पर बैठा हुआ है, पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवा सकता है, वाणी में उग्रता हो सकती है, और धन की सेविंग्स का आप ध्यान रखेंगे। यहां पर बैठा हुआ जो केतु है धन में कोई कमी नहीं करेगा। मंगल यहां पर देखें तो प्रथम भाव में जाकर के बैठे हुए केंद्र में है, तो केतु यहां पर बहुत खराब रिजल्ट आपको नहीं देगा, केतु यहां पर बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। वाणी का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, केतु की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। हालांकि ये भी केतु की जो मित्रवत दृष्टि है, तो आपके जीवन में शत्रु वगैरह को ये परास्त करने की ही कोशिश करेंगे, इससे भी आपको कोई नुकसान की स्थिति नजर नहीं आती है। केतु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो अचानक से जीवन में थोड़े बहुत नुकसान की स्थिति देखने को मिल सकती है। ससुराल पक्ष के साथ ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं आपकी, खास करके केतु की दशा में। और केतु की दृष्टि जो है यहां पर पड़ने की वजह से हो सकता है एस्ट्रोलॉजी वगैरह में आपको ये इंटरेस्ट दिलवा दे।
केतु की दृष्टि कुंडली के दसम स्थान के ऊपर पड़ेगी। चेंज, कुछ ना कुछ चेंज, कई बार करियर में इनकी दशा प्रारंभ होगी, आपका मन करेगा कि आप कुछ नया ट्राई करें, आप अपने जॉब में या अपने करियर में बदलाव की कोशिश कर सकते हैं उस दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के तीसरे स्थान के ऊपर गुरु बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन का। गुरु यहां पर स्वग्रही बैठा हुआ है। देखिए साहस पराक्रम ये सब कुछ दे जाएगा, लेकिन फिर वही बात, यहां पर गुरु वक्री है। गुरु वक्री है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि यहां पर गुरु वक्री हो गए तो कुछ लाभ नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि यहां पर इनके जितने लाभ ये दे सकते थे उन लाभ में कमी आ जाएगी, उस लाभ में कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर स्वग्रही था तो बहुत ही शुभ था, स्वग्रही था बहुत ही शुभ था। अब वक्री हो गया, थोड़ा कमजोर हो गया, वक्री हो गया तो थोड़ा कमजोर हो गया। कुछ लोगों को मैंने सुना है वो कहते हैं ग्रह जब भी वक्री हो जाते हैं उनका प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है, जबरदस्त हो जाता है। देखिए हर केस में ऐसा नहीं है, हर केस में ऐसा नहीं है। जो भी लोग इसको देख रहे हैं, यदि वो ये कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया तो 3 गुना बलवान हो गया, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं 3 गुना बलवान हो गया, कहीं भी कुछ भी बैठा रहे वक्री ग्रह सीधा कह देते हैं 3 गुना बलवान हो गया। ये कंसेप्ट सही नहीं है, ये कंसेप्ट सही नहीं है कि ग्रह 3 गुना बलवान हो गया। आप लगा करके देखिए हर कुंडली के ऊपर कि वक्री ग्रह 3 गुना बलवान हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका ये जो आइडिया है, ये जो आपने सूत्र बताया है, ये फेल हो जाएगा। चलिए तीसरे भाव में देखिए गुरु यहां पर 19 डिग्री के साथ विराजमान है, साहस पराक्रम में लाभ करवा देंगे। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए यहां पर। हालांकि गुरु आपको यात्राओं में भी लाभ करवा देंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। गुरु कोशिश तो करेंगे कि आपको विवाह में परेशानी ना हो, विवाहिक जीवन चलता रहे, लेकिन फिर से याद करिए वक्री हैं, थोड़ी परेशानी तो होगी। अपना पूरा रिजल्ट ये आपको अच्छा वाला नहीं दे पाएंगे, गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पाएंगे। शुभ ग्रह हैं, वक्री होकर के बैठे हुए हैं, इनके शुभता में कमी आ जाएगी। फिर से बोल दूं बहुत खराब नहीं है, लेकिन शुभता में कमी आ जाएगी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य स्थान के ऊपर, भाग्य का लाभ देंगे, बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ करवाएंगे। वक्री नहीं होते, लाभ में चांद लगा देते, लेकिन वक्री हैं उतना लाभ नहीं करवाएंगे। लेकिन हाँ चंद्रमा को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चंद्रमा यानी कि आपका मन। तो यहां पर जो चंद्रमा को परेशानी है मैं बताऊंगा, चंद्रमा भी आपका पीड़ित है। नजर नहीं आ रहा होगा आपको कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका चंद्रमा बहुत पीड़ित है। तो गुरु की दृष्टि काफी हद तक जो है उनको बैलेंस करने का कार्य करेगा। तो डेफिनेटली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वक्री होने की अवस्था में, गुरु वक्री हो गए तो प्रभाव कमजोर हो गया है। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं आपको, प्रभाव कमजोर हो गया इनका। चलिए, और गुरु के पास बलाबल बहुत अच्छा है, 19 डिग्री का गुरु है। करीब करीब आप मान के चलिए कि इनके पास 50% से भी ज्यादा का बलाबल होगा। आगे बढ़ते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव यानी कि पत्नी का भाव, विवाहिक सुखों का भाव और पार्टनर का भाव। बुध, सूर्य और शुक्र यहां पर बैठा हुआ है कुंडली के सप्तम भाव में, बहुत कुछ कह रहा है ये भाव। मंगल का ये घर बनता है, सूर्य उच्च की राशि में बैठे हुए। हालांकि 10 डिग्री तक ही सूर्य उच्च का होता है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सूर्य उच्च की राशि में यहां पर विराजमान है। मृत अवस्था का है सूर्य, तो बहुत बलवान हो ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इस भाव के रिजल्ट्स तो वो दे ही रहे हैं। सप्तम भाव में उच्च का सूर्य बहुत अच्छा नहीं है। सप्तम भाव में उच्च का सूर्य वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी लाता है। सिर्फ ग्रह का उच्च का हो जाना अपने आप में सब कुछ नहीं होता। तो यहां पर सूर्य उच्च के हुए हैं सप्तम भाव में, कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर ईगो वाली हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो मतभेद हो, जो कलह की स्थिति हो, वो ईगो के कारण हो, गुस्से की प्रॉब्लम के कारण हो एक दूसरे के। क्योंकि सूर्य ईगो देता है, सूर्य ईगो देता है, मंगल गुस्सा देता है। मंगल का भाव है, सूर्य बैठा हुआ है, ईगो, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस वजह से कलह की स्थिति हो सकती है आपके जीवन में। यहां पर देखा जाए सप्तम भाव में ये विराजमान है सूर्य। सूर्य इस कुंडली में है कौन? लाभेश है सप्तम भाव में, पार्टनरशिप के भाव में, पत्नी के भाव में विराजमान है। तो बिजनेस करने के लिए ये बढ़िया योग है। बिजनेस करने के लिए सप्तम भाव में सूर्य का बैठना बढ़िया योग है। बिजनेस में ये थोड़ा बहुत लाभ आपको दे सकता है। फेमस होना चाहते हैं, समाज में नाम बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये योग बढ़िया है। क्योंकि प्रथम भाव आप है तो सप्तम भाव आपका सामने वाला है, चाहे वो पार्टनर हो या जो भी आपके समाज के लोग हों। तो कहीं ना कहीं यहां पर सप्तम भाव में सूर्य का उच्च का होना अच्छा है। यदि आप पब्लिक लाइफ से जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। दसम से अगर भवत भावम का एक कंसेप्ट होता है, 10th हाउस जो करियर प्रोफेशन के लिए हम देखते हैं, दसम भाव से यदि आप 10 घर गिने तो सप्तम भाव पर हम आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहां से भी कई सारी कुंडली में हम प्रोफेशन को देखते हैं। तो ये बात बता सकता हूं मैं आपको कि यदि आप चाहें कुछ ऐसा कार्य करना जिसमें कि लोगों के साथ आपको डील करना हो, समाज के साथ, तो आप अपना नाम बना सकते हैं। सूर्य मृत है, दृष्टि का बल बहुत कम हो जाएगा, लेकिन मान कर चलिए दृष्टि में थोड़ा बहुत भी बल हो तो यहां पर दृष्टि डाल करके शत्रु दृष्टि डालेंगे, चिड़चिड़ापन और गुस्सा दे देंगे। शत्रु दृष्टि ही नहीं बल्कि नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। यहां पर सूर्य नीच की दृष्टि लगने के ऊपर डाल रहे हैं। बेवजह की ईगो और गुस्सापन आपके अंदर, चिड़चिड़ापन ये दे सकता है। बुध यहां पर बैठे हुए हैं कुंडली के
सप्तम भाव में, और बुध यहां पर जो है 3 डिग्री के साथ विराजमान है और बाल अवस्था का है ये बुध। बुध कौन है इस कुंडली में, मैं आपको बता दूं कि यहां पर वो भाग्येश है। भाग्य भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव पत्नी के भाव में आकर के विराजमान है। ये अच्छी स्थिति है, पत्नी के आने के बाद भाग्य का जागृत होना, ये अच्छी स्थिति है। बाल अवस्था का है ये बुधादित्य योग भी बन रहा है कुंडली में, तो एजुकेशन के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में ये आपको लाभ करवा देगा। लेकिन यहां पर देखा जाए 3 डिग्री का है बुध, आप इसको बलवान करें ताकि आपके मैरिटल लाइफ में ये आपको लाभ दे सके। इसको बलवान करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन को बेहतर करेगा। बिजनेस की आपको बढ़िया एबिलिटी देगा। भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो यहां पर ये विदेश भाव का भी स्वामी ग्रह है बुध, तो विदेश की यात्राएं भी आपको दे देंगे। तो यहां पर बुध को बल देने से आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। एक बात आपको बता दो, बुध सूर्य का यहां पर बुधादित्य योग ये बात बता रहा है कि आपकी पत्नी जो हो सकती है, आपकी जो पार्टनर है वो बुद्धिमान हो, इसमें कोई कमी नहीं हो, ऐसा मुझे बिल्कुल नजर आता है कि पढ़ी लिखी होंगी, बुद्धिमान होंगी। हाँ, ईगो प्रॉब्लम, गुस्से की प्रॉब्लम ये नजर आ रही है आपकी कुंडली के सप्तम भाव से। यदि कुंडली मिलान आपने किया होगा तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा परेशानी आ सकती थी आपको, अदरवाइज तो बिल्कुल आपके चार्ट में परेशानी नजर आ रही है। तो यहां पर बुध को पावर देंगे, लाभ होगा। बुध की दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, ये आपको लाभ दे देगी, कहीं ना कहीं आपको आपके इंटेलिजेंस में ये बढ़ोतरी कर देगा। चलिए शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र अस्त का है, पावर बहुत है, डिग्री वाइज पावर बहुत है, लेकिन अस्त का हो गया तो बल थोड़ा कम हो गया। पूरी तरीके से शुक्र यहां पर अस्त के नहीं है, 10 डिग्री का फासला है, 10 डिग्री से कम का फासला। एक्चुअली मैंने इनको दशमलव पॉइंट के बाद भी चेक किया, तो यहां पर जो है उसमें 10 डिग्री से कम का फासला है। तो यहां पर अस्त का हम मानेंगे शुक्र को, तो शुक्र को बल दीजिए। शुक्र विवाह भाव में आकर के बैठा हुआ है, इसको पावर दीजिए। शुक्र को जितना पावर देंगे आपकी मैरिटल लाइफ उतनी अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। प्रथम भाव में शनि मंगल बैठे हुए हैं, जीवन में थोड़ा सा संघर्ष भी बढ़ जाता है और पर्सनालिटी भी थोड़ा गिरा देते हैं। शनि और मंगल पर्सनालिटी के लिए कोई बहुत जबरदस्त कारक ग्रह नहीं है। दोबारा से बता दूं कि शनि और मंगल पर्सनालिटी के लिए कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है। तो यहां पर शुक्र का घर बनता है। शुक्र को आप थोड़ा सा बलवान करिए, उपाय मैं बता दूंगा, उससे आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर होगी। जीवन में प्रेम, क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह जो है शुक्र ही है कुंडली में। और यहां पर पत्नी कारक ग्रह, हर दुनिया के हर एक पुरुष के जीवन में पत्नी कारक ग्रह, स्त्री कारक ग्रह शुक्र है। तो शुक्र को बलवान करिए। आपका शुक्र तो पत्नी भाव में यहां करके बैठा हुआ है, शुक्र को बलवान करिए ताकि आपको कम से कम जो है जीवन में प्रेम मिल सके, विवाहिक जीवन संबंधित लाभ हो और आपकी पर्सनालिटी भी बेहतर होगी। आपको स्वास्थ्य में भी ये शुक्र लाभ दे जाएगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं शुक्र का अस्त का होना ये वैवाहिक सुखों में कमी लाता ही लाता है, इसमें कहीं कोई परेशानी या सोचने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 13 डिग्री का राहु अष्टम भाव में विराजमान है। उच्च का जरूर है यहां पर राहु, लेकिन अष्टम भाव में राहु का उच्च का होना कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि ग्रह उच्च का हो गया, सिर्फ ये मत देखिए कहां उच्च का हुआ है कुंडली में, वो क्या कह रहे हैं, वो ग्रह किस भाव का कारक ग्रह है, क्या कह रहा है, ये सब देखना पड़ता है। तो यहां पर अष्टम भाव में राहु उच्च के हुए जीवन की परेशानियों को बढ़ा देंगे। हाँ, अष्टम भाव का राहु, उच्च का राहु रिसर्च के क्षेत्र में, साइंटिस्ट फील्ड में लाभ करवा सकता है, सर्जरी के क्षेत्र में लाभ करवा सकता है। अदरवाइज यहां पर बैठा हुआ राहु जो है जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, सडन ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में दे सकता है, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो। बैठा है शुक्र के भाव में, शुक्र अस्त के हैं, केंद्र में जरूर विराजमान है लेकिन अस्त का है। तो राहु जिस फाउंडेशन के ऊपर बैठा है वो फाउंडेशन वीक है। बार बार ये बात बोलता हूं कि राहु केतु छाया ग्रह है, अपनी कोई इनके पास जो है वजूद नहीं है। जिसके घर में बैठते हैं या जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही रिजल्ट देने लगते हैं। तो यहां पर शुक्र अस्त का है, शुक्र को बलवान करेंगे तो राहु को भी डायरेक्शन मिलेगा। समझिए, राहु को भी डायरेक्शन मिलेगा कि उसको किस दिशा में जाना है। यहां पर बैठा हुआ राहु जो है, इसकी दृष्टि जाएगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। और देखिए यहां पर ससुराल पक्ष का भी भाव होता है, उच्च का राहु हो सकता है इनिशियली आपको ये मेटेरियलिस्टिक गेन करवा दिया हो, राहु ने मेटेरियलिस्टिक गेन यहां पर बैठा हुआ राहु करवा सकता है, अचानक से धन वगैरह दे सकता है, लेकिन संबंध भी खराब कर सकता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, विदेश की यात्रा पर ले जाना, धन का व्यय करवाना। राहु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, राहु की दशा में धन का खर्च सेव ना हो पाना, वाणी का खराब हो जाना, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही है। राहु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, हालांकि मित्रवत दृष्टि जरूर डालेंगे, मेटेरियलिस्टिक सुखों में कमी नहीं करेगा राहु, लेकिन घर में कलह की स्थिति डाल देंगे। समझिए, बेनिफिट ये है कि प्रॉपर्टी मकान और वाहन लेना चाहेंगे, राहु कोई मना ही नहीं करेगा, लेकिन सुख की जहां तक बात आई, हैप्पीनेस की बात आएगी, राहु कमी कर देंगे, याद रखिएगा मेरी बात को। राहु के पास बलाबल पूरा है, तो राहु जहां बैठा है उसका भी 100% फल दे रहा है, जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं राहु देवता वहां के भी 100% जो है ये फल दे रहे हैं। तो यहां पर राहु बलवान है, रिजल्ट पूरा दे रहा है, लेकिन नेगेटिव हो चुके हैं। तो इनकी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपको उपाय करना चाहिए। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। लाभ स्थान में चंद्रमा है, 23 डिग्री का चंद्रमा लाभ स्थान में बैठा हुआ है।
सूर्य के भाव में बैठा हुआ है, सूर्य उच्च का है। देख के कहें तो बहुत अच्छी स्थिति नजर आ रही है चंद्रमा की। लेकिन एक बात बता दूं कि चंद्रमा यहां पर पहली बात तो अग्नि तत्व में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा ये तो नजर साफ साफ आ रहा है। दूसरा, यहां पर चंद्रमा अकेला है, ना पीछे कोई ग्रह है ना ही आगे कोई ग्रह। इसे कहते हैं केमद्रम दोष का बन जाना, और केमद्रम दोष यहां पर बना हुआ है। कहीं ना कहीं आपका मन शांत नहीं रहेगा, आपका जो मन है वो शांत नहीं रहेगा। चिड़चिड़ापन और गुस्सा ये आपको देने वाला होगा, और मन शांत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रिश्ते भी आप ठीक से नहीं निभा पाएंगे। तो इस कुंडली में निश्चित रूप से परेशानी है, आपकी कुंडली में भी परेशानी है, जिस वजह से कि आपकी मैरिटल लाइफ खराब हुई, ये बात नजर आ रही है। 23 डिग्री का चंद्रमा है, वृद्ध अवस्था का है, 50% का बलाबल है चंद्रमा के पास। चंद्रमा इस कुंडली में कौन है? तो करियर भाव के स्वामी ग्रह लाभ स्थान में बैठे हुए। करियर में तो ये आपको लाभ करवाने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। करियर भाव का स्वामी ग्रह लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है, तो करियर में तो ये आपको लाभ करवाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो करियर में तरक्की करवा देंगे। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर। संतान संबंधित सुख भी ये आपको दे जाएगा। संतान संबंधित सुख भी क्यों दे जाएगा? भले ही शनि के भाव को देख रहा है, लेकिन चंद्रमा एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इस कुंडली में वो एक सम ग्रह बनते हैं, न कारक है न मारक है। तो यहां पर ये जो पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो संतान के साथ संबंधों को अच्छा कर देंगे। तो शनि को बेहतर करेंगे तो संतान सुख में वृद्धि डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। चलिए, ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के ऊपर चले। अभी आपको राहु की महादशा चल रही है, जो कि आपको 15 अक्टूबर 2029 तक चलने वाली है। राहु अष्टम भाव में है, अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है, ये मैंने बताया। इसके अलावा देखा जाए तो राहु में आपको बुध की अंतरदशा चल रही है, जो कि आपको 15 अप्रैल 2022 तक चलेगी। राहु में बुध की अंतरदशा, ये अंतरदशा आपको लाभ देने वाली होगी। राहु में बुध की अंतरदशा, मैं सिर्फ अंतरदशा की बात कह रहा हूं, और बुध की अंतरदशा आपके लिए फेवरेबल होगा। आगे देखेंगे आपकी बुध की अंतरदशा में आप निश्चित रूप से आपके मैरिटल लाइफ में भी, चाहे आप दूसरी शादी करें या जो भी करें, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। भाग्येश है आपके बुध, उनकी दशा आई है, आपको अंतरदशा प्रारंभ हुई है, लाभ की स्थिति थोड़ी बहुत तो नजर आ रही है। उपाय कर लेंगे, लाभ में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि गुरु की महादशा आपको प्रारंभ हो जाएगी 2029 में। मैं आपको पूछा नहीं आपने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुरु की महादशा इनिशियली बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे दशा प्रोग्रेस करेगी आपको लाभ दिखने लगेगा। चलिए प्रश्नों पर चलते हैं। विवाह 2012 में हुआ, मगर 3.5 वर्षों के बाद विवाद के बाद आप अलग हो गए। डिवोर्स का केस चल रहा है, कब तक समस्या का हल होगा? देखिए, परेशानी मैंने आपको बता दी कि कुंडली में क्या है। यदि कुंडली मिलान करके आपने विवाह किया होगा तो परेशानी फिर भी यहां पर होनी तो थी, लेकिन इतनी ज्यादा खराब हो मुझे नहीं लगता है कि विवाह टूटने की नौबत आती। विवाह टूटने की नौबत नहीं आती यदि आप कहीं ना कहीं सही से सलाह लेते और उसका उपाय करते। लेकिन चलिए, अभी आपको डिवोर्स चाहिए, उसके ऊपर हम चलते हैं। डिवोर्स की बात करते हैं तो 2015 में आपने केस दाखिल किया है। अभी देखें, गोचर से देखें कि आपको इसका लाभ कब मिलेगा, मतलब कि आप कोर्ट केस कब सेटलमेंट हो जाएगी इसका, या आप कब जीत जाएंगे। तो अभी वो समय प्रारंभ हो चुका है। वो समय जब आपको कोर्ट के चक्करों से निजात मिले, वो समय प्रारंभ हो चुका है 24 जनवरी 2020 से। प्रयत्न करें, आने वाले 1 से सवा वर्षों में आपको, मुझे लगता है, इसमें सफलता मिल जाएगी। क्यों हो गया है? क्योंकि शनि का गोचर मकर राशि से हुआ है। उनकी तीसरी दृष्टि जो है कुंडली के छठे भाव के ऊपर जा रही है, जो कि कोर्ट कचहरी का होता है, और शनि विच्छेद करवाते हैं। तो कोर्ट कचहरी से विच्छेद यानी कि उससे आपको छुटकारा दिलवा सकता है। शनि आपको इन चीजों से छुटकारा दिलवा सकता है, लेकिन शनि को इसके लिए आपको बेहतर करने की जरूरत है। कोई आपको कह दे कि शनि आपका उच्च का है, शश महापुरुष योग बना रहा है, और वक्री हो गया तो 3 गुना और पावरफुल हो गया, तो उनसे जरा पूछिएगा कि इस शनि ने इतनी परेशानी क्यों दी आपको। तो यहां पर वो कंसेप्ट कहीं से भी सही नहीं होता है, और यहां पर शनि देव के उपाय आप करेंगे, आपको लाभ हो जाएगा। आने वाला जो 1.5 साल का समय है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोर्ट केस जो है सेटलमेंट कर पाएंगे कोर्ट केस के थ्रू, और आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। आपने पूछा है दूसरी शादी कैसी रहेगी? बिना कुंडली मिलाने के आप कभी भी विवाह करेंगे, आपको परेशानी आएगी। लिख के दे देता हूं, परेशानी आएगी। यदि सामने वाले की कुंडली कमजोर हुई, दूसरी शादी कीजिए, तीसरी शादी कीजिए, परेशानी तो आएगी। चलिए, दूसरी शादी की बात करते हैं। कहीं ना कहीं दूसरी शादी में सप्तम भाव को तो देखेंगे ही आप, क्योंकि विवाह के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं, लेकिन दूसरे विवाह के लिए हम कहीं ना कहीं नवम भाव से भी चेक करते हैं। तो नवम भाव के स्वामी ग्रह बुध है, बुध की स्थिति अच्छी है, मैंने आपको बताया था। सबसे अच्छी बात है कि बुधादित्य योग बन रहा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है बुध का, और वो अस्त के भी नहीं है। बुध के रत्न को धारण करके आप सेकंड जो मैरिज करना चाहते हैं, कुंडली मिलान करने के बाद आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मांगलिक दोष बन रहा है, कुछ कमजोरी है, उपाय कर लेंगे, जबरदस्त रहेगा। उपाय नहीं करेंगे, परेशानी में फंस जाएंगे। सेकंड मैरिज बेहतर नजर आ रहा है फर्स्ट मैरिज के कंपैरिजन में, लेकिन कुंडली मिलान जरूर करना है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या मेरा विवाह हो पाएगा? देखिए,
अगर विवाह की बात करें कि विवाह के योग बने हुए हैं अथवा नहीं बने हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर अभी जो है राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध सप्तम भाव में विराजमान है, विवाह के भाव में विराजमान है, उनकी दशा चल रही है, योग बना हुआ है, योग विवाह का बना हुआ है। इसके अलावा भी देखें तो अभी जो गुरु का गोचर है वो बहुत सपोर्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो मकर राशि में है। नवंबर 2021 के बाद विवाह के योग बहुत जबरदस्त आ जाएंगे। सुन लीजिए फिर से, नवंबर 2021 के बाद विवाह के योग जो है वहां पर बहुत जबरदस्त आ जाएंगे। आप चाहें तो विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है पत्नी सुख कैसा है मेरी कुंडली में? कमजोर है, पत्नी का सुख थोड़ा कमजोर है, उसके लिए भी उपाय बता दूंगा। 5 से 6 उपाय करेंगे, बहुत लाभ हो जाएगा। चलिए, और पत्नी से सुख को बढ़ाना चाहते हैं तो शुक्र को बलवान करिए, शुक्र को बेहतर करिए। बाकी हर एक को बलवान करने की, बेहतर करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र को जितना बेहतर करेंगे उतना लाभ मिलेगा आपको। कुंडली के राजयोग एवं उनके परिणामों की आपने बात की। सबसे पहले तो शनि शश महापुरुष योग बना रहे हैं तो लाभ बहुत मिलता आपको, लेकिन उच्च का भी है, लेकिन वक्री हो गया तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि शनि नीचता वाले ग्रह की तरफ प्रभाव यहां पर दे रहे हैं। इसके अलावा यहां पर देखें, सूर्य बुध का बुधादित्य योग सप्तम भाव में बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि चाहे तो आप फेमस हो सकते हैं समाज में। और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, ये आपको भाग्य का लाभ दिलवा रहा है, भाग्य संबंधित कहीं ना कहीं सुख आपको दे रहा है। बुध और शुक्र एक साथ विराजमान है तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है, उसका भी लाभ कहीं ना कहीं आपको देखने को ज्यादा मिलता अगर शुक्र यहां पर अस्त का नहीं होता। तो मैरिटल लाइफ में ये बहुत ज्यादा सुख आपके बढ़ा देते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर परेशानी के साथ साथ यदि कुंडली मिलान आपने करवाई होती तो विवाह टूटने की नौबत नहीं आती, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो शुक्र और बुध दो पॉजिटिव ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव में विराजमान है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहां पर गलती हुई है, या तो सामने वाले की कुंडली बहुत खराब हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो राजयोग बन रहे हैं उनके अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो है विशेषकर राजयोग जो बन रहा है उसका जो प्रभाव है वो 100% आपको नहीं मिल पा रहा, चाहे वो शश महापुरुष योग हो, चाहे वो लक्ष्मी नारायण योग हो। हाँ, बुध काफी हद तक आपको लाभ दे सकता है, उनको बस पावर दे दें आप। अभी राहु की महादशा में बहुत परेशानी आई है, मेरा समय कैसा है और आगे कैसा रहेगा? देखिए, अभी राहु में बुध तो कुछ हद तक बेहतर जाएगा आपके लिए, राहु में बुध बेहतर जाएगा, मैंने आपको बताया है। और उसके बाद जो है राहु में शुक्र भी बहुत बेहतर जाएगा। राहु में बुध और राहु में शुक्र काफी बेहतर जाएगा। उसके अलावा जो समय है वो एवरेज जाएगा आपके लिए, उसके अलावा जो समय है वो एवरेज ही जाएगा आपके लिए, कोई बहुत जबरदस्त जाए ऐसी स्थिति नहीं है। राहु में चंद्रमा, राहु में सूर्य कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है आगे मेरी जॉब कैसी रहेगी? देखिए, जॉब को लेकर के कोई बहुत विशेष परेशानी तो मुझे नजर नहीं आती है, लेकिन हाँ, आपकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है, वहां पर चंद्रमा नीच की राशि में जाकर के विराजमान है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। चंद्रमा वहां पर ग्रहण दोष भी बना रहा है, नीच की राशि में है, अमावस्या का दोष भी बना रहा है। कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से परेशान हैं, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से परेशान हैं, ये नजर आ रहा है। और जॉब की यहां पर बात करूं मैं तो मुझे लगता है कि राहु की महादशा में जो अंतरदशाएं आ रही है वो बहुत खराब तो आपको रिजल्ट नहीं देने वाली है। उपाय कर लीजिए ताकि कोई अनिश्चित जैसी घटना नहीं हो, क्योंकि राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ होता है तो कई बार सडन चेंजेस हो जाते हैं। तो सडन चेंजेस यदि आपको कभी नजर आए तो बहुत सूझबूझ के साथ आप आगे बढ़ें, ये नहीं कि जो है अचानक से कोई बहुत मेजर डिसीजन ले लिया। अभी राहु की दशा में यदि कोई मेजर डिसीजन आप लेते हैं तो बहुत हद तक संभव है कि आपको नुकसान ही उठाना पड़े। अभी मुझे नहीं लगता कि आपके जॉब के ऊपर कोई खतरा है, खास करके अभी शनि का गोचर वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है आपके चार्ट के अनुसार, तो फिलहाल आपकी जॉब अच्छी ही रहने वाली है, लेकिन सतर्क रहेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। संतान सुख कैसा है? शनि को बेहतर करिए, संतान सुख बहुत अच्छा है। गुरु आपके पंचम भाव में D9 चार्ट में जाकर के बैठे हुए हैं, संतान सुख अच्छा है। आने वाले समय में डिले तो दे ही रहा है शनि, उपाय कर लेंगे, लाभ देखने को मिलेगा। कुंडली के सभी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दे दिया है। चलिए, इन्होंने इसके बारे में उपाय के बारे में पूछा है। उपाय बताने से पहले D9 चार्ट मेरे सामने है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। D9 चार्ट विशेषकर विवाह के लिए देखते हैं, हालांकि सभी ग्रहों के बलाबल के लिए हम D9 चार्ट को चेक करते हैं, लेकिन मेजरली हम जो है विवाह के लिए फोकस करते हैं नवमांश कुंडली को। उसमें निश्चित रूप से एक नजर में आपका विवाह गड़बड़ नजर आ रहा है, एक ही दृष्टि में विवाह आपका खराब नजर आ रहा है आपके नवमांश कुंडली में। तो आपकी नवमांश कुंडली जो है क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि हाँ, आपके मैरिटल लाइफ में परेशानी डेफिनेटली होने वाली है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नवमांश चार्ट के सप्तम भाव में सूर्य, चंद्रमा और केतु विराजमान है वृश्चिक राशि में। क्या मतलब हुआ? सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष बन गया, चंद्रमा नीच के हैं वहां पर। इसके अलावा सूर्य केतु का ग्रहण दोष और चंद्रमा केतु का भी ग्रहण दोष बन गया। तो इतने सारे दोष जो है बन रहे हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव में D9 चार्ट के।
जो कि मैरिटल लाइफ के सुखों के लिए हम विशेष कर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो थी, परेशानी साफ साफ नजर आ गई D9 चार्ट से। फिर भी मैं आपको कहता हूं, आगे भी यदि आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, कुंडली मिलान को इग्नोर नहीं करेंगे, उपाय को इग्नोर नहीं करेंगे, लाभ में रहेंगे, अन्यथा परेशानी हो सकती है। चलिए उपाय नोट डाउन कर लीजिए आप। ओपल धारण करना है, 9 सवा 9 रत्ती का ओपल, दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में, चांदी की अंगूठी में, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को इसे आपको धारण करना है। दूसरा है पन्ना, आपको धारण करना है 8.25 रत्ती का पन्ना, अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी अथवा सोने की अंगूठी में जरवा करके शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को। इसके बाद आपको ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करना है। यदि समय हो तो आप 3 माला भी कर सकते हैं। हर बुधवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध चढ़ाना है, उसमें थोड़े से काले तिल भी मिला देंगे और उसके बाद अभिषेक करेंगे शिवलिंग का। मंत्र होगा महामृत्युंजय मंत्र, यानी कि जब आप जल और दूध चढ़ा रहे होंगे उसमें काले तिल मिला करके, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको सोमवार के दिन भी शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना है ताकि आपका मन शांत रहे। गले में आपको एक 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है, लाल धागे में, सोमवार की प्रातःकाल, शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातःकाल। नित्य आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण एवं शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। और एक आखिरी उपाय है, नित्य ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। यदि समय मिले तो 3 माला, 5 माला, 10 माला भी कर सकते हैं शुक्र का। इससे आने वाले समय में आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होता चला जाएगा। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव भी जाप करिए, आप बहुत लाभ मिलेगा। बेसिकली मैरिटल लाइफ में, आपके स्वास्थ्य में यह आपको बेहतरीन सफलता देगा और आपकी पर्सनालिटी में भी 4 चांद लगा देगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 35 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक नई सेवा प्रारंभ की है, नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, जिसके तहत आप अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अनुसार फेवरेबल बना सकते हैं, जिससे कि आपको सफलता मिलने में आसानी हो और आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो, जैसा कि सेलिब्रिटीज को होती है। तो आप उस सर्विस को भी लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।